नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अपना आईएएस। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का चैप्टर 12 जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। और ये चैप्टर आपकी न्यू ब्लूप्रिंट के बेसिस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिस किसी ने भी न्यू कन्फर्म्ड ब्लूप्रिंट की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखें जो कि आपकी सिस्टमेटिक स्टडी के लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए देरी ना करते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। वही रूल्स और रेगुलेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है। जैसा कि अभी तक हमने देखा, रूल्स और रेगुलेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है। अब इंडिया की टर्म में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या डेफिनेशन होगी और क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर कहीं हम इंडिया के टर्म में बोलें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कंटेन करता है लॉज यानी कि कानून, रूल्स यानी कि नियम और रेगुलेशन यानी कि कायदे, जिससे कि गवर्नमेंट को एक सही ढंग से चलाया जाए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन से मेंबर हैं, तो इसमें वही मेंबर हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के बेसिस पर बनाए गए। कैबिनेट मिशन 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मेंबर्स थे जिनके सजेशन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को जुलाई 1946 में इलेक्ट किए जाएंगे। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने ब्रिटिशर्स के इस प्रपोजल को मान लिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के दौरान इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। उस टाइम पर इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश इंडिया यानी भारत का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पर चलाते थे। अब देख लेते हैं उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या स्ट्रक्चर रहा था, यानी कि मेंबर कहां कहां से इलेक्ट होकर आए थे। पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबलीज से इलेक्ट होकर आए थे। अब ये प्रोविंशियल असेंबलीज क्या हैं? ये ऐसी असेंबलीज हैं जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल रहता था। और बाकी के 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से इलेक्ट होकर आए थे जिन पर कि ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्टली कंट्रोल था, मतलब जिसके हेड राजा और महाराजा हुआ करते थे। और 4 चीफ कमिश्नरीज थे। ऐसे टोटल मिलाकर 389 मेंबर्स हो गए थे। और सारे मेंबर्स को पॉपुलेशन के बेसिस पर इलेक्ट किया जाता था। जैसे कि मान के चलिए, अगर कहीं एक मेंबर को इलेक्ट करना है तो वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख होना चाहिए। और ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नेशनल मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए थे। जैसे कि अगर कहीं हम देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह ईटीसी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मुलेशन में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड के एम मुंशी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के रूप में शामिल थे। और वहीं वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित शामिल थे। इन्हीं सभी कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर के सहयोग से ऑन 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई, जिसमें कि सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी चेयरपर्सन बनाया गया। और वहीं सेकेंड मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नियुक्त किया गया। हमारे प्यारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। और
इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में इसी संविधान को लागू कर दिया गया। अब हम देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना कोई इजी टास्क नहीं था, इसलिए उसे ड्राफ्ट करने के लिए अलग अलग सब कमिटीज बनाई गईं, जो कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव पर वर्क कर रही थी। सब कमिटीज के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और सजेशन को फाइनल शेप देने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी को तैयार किया गया और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके अलावा एन गोपाल स्वामी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद, के एम मुंशी, बी एल मित्तल, डी पी केतान भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। बी एल मित्रा और डी पी खेतान को बाद में एन माधवन राव और टी टी कृष्णमाचार्य के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया और फाइनली 21 फरवरी 1948 को ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट को सौंप दिया गया। अब हम देखने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान की क्या उद्देशिका है। वैल्यूज़ और आइडियल्स जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं वो यहीं से ओरिजिन होता है उनका। हमारी स्टेट सोवरिंग है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये सब भी हमारे प्रीएम्बल में ही लिखा गया है। अब हम देखने वाले हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से आपका एक 4 मार्क्स क्वेश्चन भी बनता है कि कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहला फीचर आता है रिटन एंड लार्जेस्ट, यानी कि हमारा सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं एंड 22 पार्ट्स हैं। जब हम हमारे संविधान को दूसरे देश के संविधान से कंपेयर करते हैं तो दूसरे देश जैसे कि अमेरिका, उसमें ओनली 7 आर्टिकल्स हैं, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि 147 आर्टिकल्स हैं एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि 128 आर्टिकल्स हैं। तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा है। सेकंड फीचर है इट इज़ रिजिड एंड सो फ्लेक्सिबल। ये फीचर जिस तरीके से संविधान में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किया जाता है उसके बेसिस पर रिजिड और फ्लेक्सिबल बताया गया है। कुछ कानून ऐसे हैं जिनको सिंपल मेजॉरिटी मतलब मान के चलिए जो आसानी से उन पे कानून बनाए जा सकते हैं, तो वहाँ पर हम इसको फ्लेक्सिबल बोलेंगे। और कुछ कानून ऐसे हैं जिनको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर कानून आरामी से नहीं बन पाते हैं, इसलिए हम हमारे संविधान को रिजिड भी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिजिड का देखें तो वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है किसी भी लॉ को बनाने के लिए, और फ्लेक्सिबल की बात करें तो वहाँ पर 50% यानी कि हाफ वोट से ही लॉ बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड स्पेशल फीचर है सोवरिंग स्टेट, यानी कि सर्वोच्च राज्य, जहाँ पर ना कोई बाहर की फॉरेन कंट्री और ना कोई कंट्री की पॉलिसीज़ हमारी इंडिया की पॉलिसीज़ में इंटरवीन कर सकती हैं। ये सिर्फ हमारा फैसला है, हम ही डिसाइड करेंगे हमारी पॉलिसीज़ को, ये हमारा संविधान हमें बताता है। फोर्थ फीचर है सोशलिस्ट एंड सेकुलर। सोशलिस्ट का मतलब होता है सामाजिक और सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हमारे समाज में धर्म के प्रति किसी भी धर्म को ना अपनाने से रोका नहीं जाता है, सभी धर्म को बराबर तरीके से पूजने का मौका दिया जाता है। और हमारे स्टेट यानी हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल नेशनल रिलीजन नहीं है, सभी धर्मों को बराबरी से देखा जाता है, किसी को भी धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। नेक्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में 2 फॉर्म की गवर्नमेंट होती हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंटल फॉर्म एंड सेकंड पार्लियामेंट्री फॉर्म। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इसमें सारी पावर्स
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती हैं और उनका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, जो कि गवर्नमेंट का हेड बोलते हैं जिसे, और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है। और ये कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ काम करने की। अगर कहीं प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करता है तो पूरे कैबिनेट को भी रिज़ाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट फीचर है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के जो पावर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। कुछ पावर्स स्टेट को दी गई हैं, कुछ पावर यूनियन के पास हैं, यानी कि सेंटर के पास। ये पावर लिस्ट के हिसाब से बांटी गई हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 3 लिस्ट होती हैं: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में आते हैं उन पर सेंट्रल लॉ बनाता है, जो स्टेट लिस्ट में आते हैं उसमें स्टेट लॉ बनाता है, और जो कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स आते हैं उन पर पहले सेंटर बनाता है, और अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो फिर उस पर स्टेट भी बना सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा सेंटर को दिया जाएगा। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, यानी कि हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है जो किसी के भी फेवर में निर्णय नहीं देती। सभी चीज़ों को देखकर एक सही न्याय प्रणाली हमारे देश में है। ये हमारे संविधान के अनुसार एक और उसका फीचर है। इसके सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी नियुक्त किया जाता है, और इनकी सैलरीज एक बार डिसाइड होने के बाद इनके कार्यकाल के दौरान कभी भी कम नहीं की जाती। नेक्स्ट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, ये फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। किसी भी पर्सन के ज़िंदगी में अगर कहीं फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी को फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप अपने पिछली क्लासों में पढ़कर भी आए होंगे फंडामेंटल राइट्स, फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और अगर कहीं हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो हमारे कर्तव्य क्या हैं देश के प्रति, तो नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, ऐसी ही हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। हमारी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो आपको पूरी कवर करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स। फुल 4 मार्क्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ अच्छी तरीके से तैयार करें। नेक्स्ट फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, टोटल 22 पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये हमें एक तरीके से गाइडलाइंस देते हैं कि किस तरीके की पॉलिटिकल गाइडलाइंस होंगी, सोशल गाइडलाइंस होंगी और इकोनॉमिक प्रोग्राम होंगे इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। ऑल्दो अगर कहीं हम और चीज़ें देखें तो इनको इन्फोर्स्ड नहीं किया जा सकता है, यानी कि अगर कहीं इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट, तो आप इनके खिलाफ किसी कोर्ट में मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते हैं। लेकिन यहाँ से वेलफेयर स्टेट किस तरीके से समाज की भलाई के लिए कानून बनाए जाएंगे, तो वो यहीं से देखा जाता है, और पूरे कानून समाज की भलाई के लिए डीपीएसपी से ही देखकर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट फीचर है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ हमारा संविधान ये बताता है कि किसको वोट डालने का अधिकार है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो कोई भी 18+ वोटिंग एज अटेन कर लेता है उसे वोट डालने का अधिकार हमारा संविधान दे देता है। और फिर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, भले वो रिलीजन के टर्म में हो, रेस के टर्म में हो, कास्ट पे हो, सेक्स पे हो, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ पे हो, सभी को वोट डालने का अधिकार है। नेक्स्ट और लास्ट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश के अंदर सिंगल सिटीजनशिप मानी जाती है, यानी कि आपको एक ही बार नागरिकता लेना है, वो भी देश की। और अमेरिका की तरफ देखोगे, अमेरिका में 2 बार नागरिकता ली जाती है, वहाँ पर डबल सिटीजनशिप है। पहले आपको उस राज्य की नागरिकता लेना पड़ेगी और फिर देश की लेना पड़ेगी, लेकिन हमारे भारत में अकेले आपको देश की ही नागरिकता लेना है। फिर भले आप उत्तर प्रदेश में जन्मे हों,
मध्य प्रदेश में जन्मे हो या जम्मू कश्मीर में जन्मे हो, आपको एक ही बार नागरिकता लेना है। लेकिन यही अगर कहीं अमेरिका की बात करें तो आप फ्लोरिडा के वासी हैं तो आपको फ्लोरिडा की नागरिकता लेना पड़ेगी और फिर एक बार अमेरिका की नागरिकता लेना पड़ेगी। तो वो आपका डबल मेंबरशिप और डबल सिटीजनशिप वाली एग्जाम्पल हो जाएगा और हमारे देश का सिंगल सिटीजनशिप का हो जाएगा। अगर कहीं आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।